अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। सर्दियों का मौसम है और सब लोग अपनी रजाइयों के अंदर जो हैं वो बैठे रहते हैं और हिलते जुलते भी नहीं। और वहीं पे क्या होता है कि सर्दी की वजह से सबके जोड़ भी अकड़ जाते हैं। फिर वो लगा लेते हैं टीवी, और टीवी के ऊपर स्पोर्ट्स का सीजन है, हर तरफ मैचेस चल रहे हैं और फिर देखते हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हार रहा है तो बहुत मायूस हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्यों हार रहा है? इसलिए हार रहा है क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं उनको किसी ना किसी किस्म की इंजरी हुई हुई है और वो बेचारे जो है वो मिसफिट है, या अगर वो बेचारे खेल भी रहे हैं तो उनका या पट्ठा लटका हुआ है या कोई और डिसलोकेशन हुई हुई है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम ये सारे जो जोड़ों के दर्द हैं इनकी भी बात करें और इन डिटेल इन सारी स्पोर्ट्स इंजरीज की भी बात करें जो कि स्पोर्ट्स मैन को या जितने भी लोग हैं जो बेचारे खेलने की हिम्मत कर भी लेते हैं उनको इफेक्ट करती हैं और फिर वो स्पोर्ट इंजरी लेकर चलते रहते हैं। और उन सब की भी बात करें जो हिलते भी नहीं और इस डर से बैठे रहते हैं कि भाई सर्दी की चोट तो ठीक नहीं होती और उनके जोड़ वैसे ही बैठे बैठे फ्यूज हो जाते हैं। तो हमने कहा कि आज इन्वाइट करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनवार कियानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का डॉक्टर अनवार। कैसे हैं आप? और सर्दियों के मौसम में तो आपका काम खूब चलता होगा क्योंकि हर किसी को जोड़ों का दर्द हो रहा है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम पाकिस्तान में ज़्यादा है क्योंकि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं और ना ही अपने हेल्थ और फिटनेस पे काम नहीं करते। तो हेल्थ और फिटनेस पे अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो यू विल गेट प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स यंग एज में भी हैं, ओल्ड एज में भी हैं। अच्छा, लेकिन हम ना पहले स्पोर्ट्स इंजरी से बात करेंगे क्योंकि हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे हम बेहतर क्रिकेटर बन सकें और कैसे अपनी सेहत का ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकें और कैसे हमारे क्रिकेट टीम भी जो है वो ज़रा बेटर परफॉर्म कर पाए और स्पोर्ट्स इंजरीज इतनी ना हो। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी चाहिए जिससे कि स्पोर्ट इंजरी एक तो होना, और अगर हो गई है तो उसको कैसे मैनेज करना है कि जल्द से जल्द रिकवर हो जाए? देखें, स्पोर्ट्स जो लीड्स स्पोर्ट्स पर्सन हैं जैसे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, उनका तो एक प्रॉपर वर्कअप होता है, उनकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती हैं, उनकी प्रॉपर इवन के डाइट भी होती है, हाई प्रोटीन डाइट होती है और उनकी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इस वजह से उनकी इंजरीज़ कम होती हैं। अगर इंजरीज़ होती भी हैं तो ऑब्वियसली उनको प्रॉपर एक केयर मिलती है, उनकी वहाँ पे पैनल्स होते हैं, दे गेट ट्रीटमेंट्स। और जो बाकी यंगस्टर्स होते हैं जो स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं या जो भी यंग एज में किसी को अगर किसी लिगामेंट की इंजरी होती है, किसी टेंडन की इंजरी होती है, तो वो एक वजह तो ये है कि हमारे वो एक्सरसाइजेस नहीं करते। और ख़ास तौर पे अगर उन लोगों की बात करता हूँ जो जॉब्स करते हैं और वीकेंड पे जाके वो एक क्रिकेट मैच खेल लेंगे या शाम को जाके एक आधी बार फुटबॉल खेल लेंगे, तो दैट्स वो काफ़ी उसमें इंजरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि अच्छा। आप अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो नहीं देते और एट वन डे यू गो एंड यू थिंक यू कैन डू वंडर्स और आप बहुत ही कोई स्पेशल किस्म की परफॉर्मेंस देना चाहते सुपरमैन हैं, है, हाँ। तो वो सुपरमैन एक दिन में नहीं बना नहीं जा बनता। सकता। तो दे हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो दें, अपना जो डेली वर्कआउट होता है अपनी एक्सरसाइजेस करें, और स्पोर्ट्स के साथ जो वहाँ पे कोचेज़ होते हैं और वार्म अप जो होता है किसी भी स्पोर्ट्स में जाके आप जब स्टार्ट से पहले एक प्रॉपर वार्म अप करते हैं और फिर वो करते हैं। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने रोज़ाना अपनी रूटीन के अंदर प्रैक्टिस शामिल रखनी है, अपने आप को वार्म अप करना है। ये जो आप वार्म अप की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जिम में भी जाते हैं और बगैर वार्म अप किए अचानक एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं और फिर जिम में भी क्योंकि गाइडेड नहीं होते सही तरह से, प्रॉपर ट्रेनर्स नहीं होते, तो वो लोग कुछ भी लिफ्ट कर लेते हैं और फिर उनकी अजीब अजीब किस्म की इंजरीज हो जाती हैं। तो इन यंग लड़कों को जो जिम जा रहे हैं, जो सर्दियों में बहुत सफ़र भी कर रहे हैं, उनका भी बताइए। देखिए, जिम में जो होता है, जिम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिम को स्टार्ट भी स्ट्रेचेस से करें और एंड भी स्ट्रेचेस से करें। अच्छा। और जो वर्कलोड है या जो आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या जितनी भी मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप स्लोली प्रोग्रेस करते हैं, ग्रेजुअली आप अपना जो जितने भी वो वेट्स वगैरह हैं वो इंक्रीज़ करते हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, नॉट ओवर द पीरियड ऑफ 2 वीक्स और फ्यू चलिए एक डेज। कॉलर पहले ले लेते हैं। जी 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 अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम मैम, अली रज़ा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी अली रजा, पूछिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि हमारे एक बुजुर्ग हैं, तो पहले भी मैंने आपसे एक दफ़ा कांटेक्ट किया था, तो डॉक्टर वो दूसरे थे हार्ट के, तो उनके ना जॉइंट का यानी कि घुटने जो है उनका बहुत प्रॉब्लम है। 85 उनकी एज हो चुकी है और घुटने जो है उधर बहुत उनके पेन होती है और वो घुटने के ऊपर वाली साइड पे ना उनके वो जो है मतलब खिंचाव रहता है, जैसे स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा। जी तो आजकल वो उनके ऊपर वो जो ना जो अपना वो होते हैं ब्रेसेस वगैरह कवर चढ़ाया जाता है जी, ठीक और है। उसके अलावा उसके जो है वो हम कोई ना कोई मूव क्रीम जो होती है वो लगा लेते हैं, लेकिन उससे उनको फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी उनको कोई पेन किलर दे देते हैं,
अब एज भी ज्यादा हो चुकी है और वो आर्मी में भी थे पहले, तो कोई सवाल जी ये पूछिए। इस एज में मोस्ट चलिए आप लाइकली आंसर सुनिए। मेरी ये डॉक्टर साहब से कोई रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी कोई पेन किलर हो या कोई जिससे उसकी स्टिफनेस कम हो जाए, या कोई क्रीम हो जिनसे उनको थोड़ा बहुत जो है वो रिलीव हो पेन से, या कोई ऐसा। चलिए बहुत शुक्रिया जी, आप आंसर सुनिए। देखिए जी, जो इस एज में है वो आर्थराइटिस वो वेयर एंड टेयर है, वो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई डिजीज़ प्रोसेस है। इस एज में जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स में एजिंग होती है, इसी तरह जॉइंट्स में भी होती है। आपके वालिद साहब को अगर आर्थराइटिस है, और पेन किलर्स मुख्तलिफ नामों से आते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों से आते हैं, एसेंशली एक ही जैसे होते हैं सारे। और मैनेजमेंट आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर उनको आर्थराइटिस वेट बेरिंग एक्सरेज करते और पता चल जाता फ्यू इयर्स बैक, आई नो कि 85 इज़ बिट ओल्ड फॉर एनी इंटरवेंशन। जैसे हम कहते हैं कि हम जैसे Surgery यूके या में मैंने replacement ट्रेनिंग की है, तो वहाँ पे तो हम मिड 70s में इफ़ समबडी हैज़ गॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस वी ऑफर देम टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो इनकी नी रिप्लेसमेंट हो जानी चाहिए थी। और अभी जो इनका हो सकता है, आप फिजियोथेरेपी कराएं, और इनको रेगुलरली नी इंजेक्शंस हैं वो हेल्प करेंगे। नी इंजेक्शंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्टीरॉयड लोकल एनेस्थेटिक बेस्ड होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, आप एवरी 3 to 4 मंथ्स उसको रिपीट करवा सकते हैं। इससे आपके पेन किलर्स की जो है कि आपको पेन किलर्स कम लेने पड़ेंगे। कुछ पेन किलर्स ऐसे होते हैं जो आपके किडनी पे अफेक्ट करते हैं। यूजली जो पेन किलर्स मैं प्रेफर करता हूँ उसमें जो ओपियाइड बेस्ड होते हैं, ट्रामाडोल ख़ास तौर पे ओल्ड एज आर्थराइटिस के लिए, और साथ पैरासीटामोल यूज़ करता हूँ। पेशेंट कैन टेक देम फॉर एवर, उससे उनके किडनीज़ और उनका स्टमक ख़राब नहीं होता। तो इस तरह करें और रेगुलरली इंजेक्शंस लगवा लें। उसके अलावा कुछ हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं, तो वो भी डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं, दे कैन बी यूज्ड। और मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इट हेल्प्स फॉर अबाउट 6 to 8 मंथ टू अ ईयर, अगर आर्थराइटिस ज़्यादा ख़राब नहीं है। और अगर वो मेडिकली फ़िट हैं और किसी आप ट्रेंड सर्जन्स से कांटेक्ट करें। अगर हो सकता है, अगर बाकी उनकी कोमोबिडिटीज़ नहीं है, तो स्टिल अगर वो वॉक करते हैं और नॉर्मल उनकी एक्टिविटीज़ हैं और हार्ट और लंग फंक्शंस ठीक हैं, तो ही स्टिल कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अगर यंग एज में कहते हैं तो घबराते हैं। इस पे आएंगे, लेकिन पहले कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, बताइए। कोयटा से बात कर रही हूँ, नूरुलैन। जी अभी पूछिए। मैं कॉल सुन रही थी तो उनकी एज जो है 85 86 थी और उनके घुटनों का मसला जी। था। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरा तो अभी से ही मसला है, मेरी एज है 30 है जी और मेरे जो है घुटनों में दर्द होता है, मतलब फोल्ड करने में, नमाज पढ़ते हुए जैसे फोल्ड करते हैं तो बहुत पेन रहता है हड्डियों में। वजन बता दीजिए हाथों में अपना, दर्द। आपका वजन कितना है? आपका वेट मेरा कितना है? वजन 48। तो वजन भी ज़्यादा नहीं है। जी डॉक्टर साहब पूछेंगे कोई सवाल इनसे? जी, इनसे ये है कि घुटनों में जो आपका दर्द होता है, आप एक्सरसाइजेज वगैरह करती हैं, कोई डेली वर्कआउट करती हैं, कोई नी की एक्सरसाइजेज करती हैं? मोस्ट लाइकली आप नहीं करती होंगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करता। तो इसलिए नहीं करते, आप इसीलिए अगर कोई वर्कअप करें डेली लेकिन यही है ना कि काम करते हैं, जैसे कोई भी काम है, घर का काम है, जी जी, काम को ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो पर मैंने मरीजों को बताया है। इतनी इजाजत ही नहीं देते। आप जो काम करते हैं वो एक काम होता है। आप जैसे खुद कह रही हैं कि हम काम करते हैं, सारा दिन इधर से उधर जाते हैं, ये काम करते हैं, वो करते हैं, वॉक है, उसको वॉक आप तो है। वॉक को, ये जितना भी है ये सिर्फ काम है, ये एक्सरसाइज नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है। एक्सरसाइज आप जो, अगर आपने नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है तो आप बेशक ऑनलाइन देख लें, यूट्यूब्स पे देख लें कि घुटनों को मजबूत कैसे किया जाता है। तो अगर आधा घंटा आप उस तरह की एक्सरसाइजेस करें जिसमें आपके जोड़ों की एक्सरसाइज हो, जिसमें डिफरेंट स्ट्रेचेस होते हैं, योगा एक्सरसाइजेस होती हैं, आप अगर पढ़े लिखें तो और आप इसके यूट्यूब पे अलावा सर्च कोई कर break सकते नहीं हो हैं। सकता हमारे कोई चीज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है पे, जी मतलब होना नहीं चाहिए। नहीं, ये आप आप जैसे आंसर सुनिए, थैंक यू। एज जो आप कह रही है ना, ऐसा 30 नहीं है। आप देखें, एजिंग आफ्टर 40, अराउंड 40 वी स्टार्ट गेटिंग, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच डू वी यूज़ आवर जॉइंट्स एंड हाउ वी यूज़ देम, तो हमारे ये दर्द वगैरह बॉडी में, जॉइंट्स में, डिफरेंट टेंडन्स में शुरू हो जाते हैं। जो लोग एक्सरसाइजेस डेली रेगुलरली करते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो वो बेहतर रहते हैं, वो फिट रहते हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आप इनको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये विटामिन डी वगैरह को टेस्ट कर लें। अक्सर हमारे यहाँ विटामिन डी की कमी या कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी से ये होता है बहुत सारे लोगों में, या कुछ लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, क्या ये मुमकिन है? जी, विटामिन डी साउथ एशियन जितनी भी पॉपुलेशन है सब डेफिशिएंट है। मैं अपनी प्रैक्टिस में विटामिन डी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कराता। अगर किसी को एक अच्छा, क्योंकि बॉडी होते एक ही हो रहे हैं। हैं तो सब कोई है, जी। तो उनको विटामिन डी स्टार्ट करा दें। बिल्कुल। दूसरा, अगर इनको जॉइंट पेन है, एक्सरसाइजेस शुरू कर दें, और साथ इस एज, यंग एज ग्रुप में अराउंड 50, आई से कि दिस इज़ अ यंग एज ग्रुप, ठीक तो है। उसमें
उनको चाहिए कि ये जैसे कुछ और टैबलेट्स होती हैं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता जी है, हाइलुरोनिक हाँ, एसिड होता है, इस तरह की एमएसएम टैबलेट्स एमएसएम, कॉन्ड्राइटिन तो वो हाँ 3 महीने के लिए वो एक टैबलेट रोज़ाना खा लें, उससे बहुत बेहतरी आएगी। और दूसरा असेसमेंट के लिहाज से अगर कोई चोट नहीं लगी तो सिंपल वेट बेरिंग एक्सरेज कराएं और वो अपने जो भी करीबी जो भी ट्रेंड कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनको दिखा लें, उससे बेहतरी अच्छा, ये जो घुटनों का दर्द है, जैसे आपने कहा ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्राइटिन, एमएसएम, हाइलुरोनिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, इन न्यूट्रिएंट्स को आप पूरा भी कर लें। और आपकी जो डाइट होनी चाहिए, कौन सी सबसे आइडियल डाइट है फॉर बोन्स, लाइक आप जैसे लोग कहते हैं दूध पीना चाहिए या अंडा खाना चाहिए या यखनी, तो क्या ये वाकई फ़ायदा देती है कि नहीं देती? देखें, डाइट इन जनरल जो हेल्दी डाइट है वो हेल्दी डाइट है, वो चाहे जॉइंट्स हों, चाहे बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंट हैं, हार्ट है, लंग है, सब के लिए वही है। जो अगर बोन और मसल के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसमें आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, जिसमें मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, बटर है, आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। फ़िश इज़ अ गुड सोर्स, इसमें हमें कैल्शियम और जो विटामिन डी चाहिए। सन एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी है कि आप आधा घंटा जो दिन में है धूप लगवाएं, और साथ जैसे मैंने कहा है कि एक्सरसाइज अगर 30 मिनट्स आप डेली करते हैं रोजाना, और काम को एक्सरसाइज नहीं समझते कि हम कहते हैं कि हम सुबह एक्सरसाइज से के लिए शाम अलग तक काम टाइम, करते क्योंकि हैं। आपकी सेहत सबसे पहले है। जी सबसे अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मिसेस फ़हीम बोल रही हूँ कैसी हैं इस्लामाबाद। आप, कैसी हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग, हमारी बहुत रेगुलर कॉलर हैं ये डॉक्टर साहब। जी पूछिए सवाल। जी, आप ऐसा लाती हैं सब्जेक्ट की जो हमें ज़रूरत होते है, उसी ज़रूरत के मुताबिक लाते। थैंक यू आपका। डॉक्टर साहब से पूछना है, डॉक्टर साहब ये जो इंसान नमाज के लिए मैं बैठती हूँ ना, तो लेफ्ट साइड पे ज़ाहिर है वो टांग फोल्ड हुई होती है, तो टखने से ऊपर तक की जो बोन है वो सिर्फ दर्द करती है और करती रहती है। तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज होगी या कोई मालिश वगैरह या क्या चीज़ होगी? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टखने के ऊपर से अगर आपकी हड्डी दर्द कर रही है तो उसकी 2-3 वजहें। एक तो आप एक्सरे करवा के देख लें कि अगर कोई आपके टखने के जोड़ में आर्थराइटिस वगैरह ना हो। और दूसरा, जो कमर की भी जो वर्जिश है, आगे भी वो कॉलर से मैं बात कर रहा, तो अपनी वर्जिश आधे घंटे में ना कुछ बैक के लो बैक के स्ट्रेचेस होते हैं, अगर वो कमर की वर्जिश करें। कई बार कमर का दर्द नीचे टखने तक जा रहा होता है, बैक ऑफ लेग जाता है, जिसको उर्फ़े आम में यहाँ शाटिका कहा जाता है, वो असल में नर्व इरिटेशन हो रही होती है। ठीक है, तो वो करें, उससे बेहतर आ जाएगा। पेन किलर्स खाएं। उसके अलावा हमारे यहाँ बड़ा ये चौकड़ी मार के बैठना या इस तरह, ये बड़ा ऑड सा पोस्चर है नीज़ के लिए स्पेशली, क्योंकि आप उस पर अनड्यू फोर्सेस क्रिएट करते हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उसमें वेयर एंड टेयर को वो एक्सेलरेट कर देता है। तो इससे अवॉइड करें। रेगुलर आप, जैसे मैंने फिर एम्फेसाइज करूंगा कि अपना ख्याल रखें, आधा एक घंटा रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें, दैट विल अच्छा हेल्प डॉक्टर यू। साहब, हमारे पास एक फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि जैसे घुटनों की एक्सरसाइजेस के लिए एक तौलिया जो है वो आप रोल करके अपने घुटनों के बीच में रख के उसको प्रेस करें, या फिर लेटे हुए घुटने के नीचे रखें और फिर उसको प्रेस करें, इस तरह की एक्सरसाइजेज। और कहा था कि बैठे बैठे जैसे आप अपनी नी रेज करें, या ये जो आपने कहा था कि लेट के उठें, ये स्ट्रेच करें, ये स्पेसिफिक होती हैं पर पर्सन या इन जनरल भी आप जस्ट, हम लोग अगर ये हमारे पेशेंट्स जो हैं वो गूगल कर लें फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, तो विल इट बी इनफ फॉर देम? ये जो आप एक्सरसाइजेस बता रहे हैं ना, अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट ये ओल्ड एज की हैं, जिनको आर्थराइटिस है, 60s में, 70s में। जो यंग लोग हैं 50s में, उन्हें प्रॉपर वर्कअप करना चाहिए। आई ऐड अप के देखें, आपने ये सारी जो एक्सरसाइज आपने बताई हैं, इसमें जो नी के अराउंड मसल्स हैं उनकी समझ लें कि स्ट्रेंथनिंग हो रही है, और एज ग्रुप के लिहाज से ये बड़ी पैसिव सी मूवमेंट्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप यंग बंदे को देखें कि उसको हम कहें कि वो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स को स्ट्रेंथनिंग करे, तो वो स्क्वाट्स करते हैं, वो हैवी वेट लिफ्टिंग करते मतलब हैं, वो ऊपर तो नीचे इट डिपेंड्स आप किस एज ग्रुप में। ठीक है, तो वो तो आर्थराइटिस के लिए हम भी यही एडवाइस करते हैं। और अगर आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, अगर सर्च कर लें, अगर पढ़े लिखें, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे एक्सरसाइजेस फॉर नी आर्थराइटिस। सुन के भी वो तो वॉइस भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर हो जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बाहर यूके यूएस वगैरह में उन लोगों ने बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं कि 5-6 किस्म की जो एक्सरसाइज आपने मेंशन की ये सब वहाँ पे होती हैं कि ये करें 5 एक्सरसाइजेज डेली करें, कुछ अपर बॉडी की एक्सरसाइज करें, कुछ बैक की एक्सरसाइज करें, तो आप इस आपकी सेहत अच्छी। एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, मैं अब्दुल मन्नान बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से। जी पूछिए मन्नान से। जी मेरा क्वेश्चन ये था डॉक्टर साहब से, मेरी एज 22 ईयर है और मैं डेली बेसिस पे 3 माइल जो है वो दौड़ करता हूँ, और मुझे अक्सर जो है पेन फील होता है घुटने और पाँव के दरमियान, जो हड्डी है बोन्स है वहाँ पे, मुझे दोनों पाँव के दरमियान काफी पेन फील होता है। शुरू में नहीं होता, जब मैं रनिंग में होता हूँ तो
तो मुझे दोनों पे जो है ना फील होता है काफी पेन जो है। और 3 दिन पहले मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, मेरे जो है ना राइट हैंड पे कोहनी के दरमियान जो है काफी पेन जो है ना चोट लगी थी और गोश्त का काफी पड़ चुका था। तो मुझे इस हवाले से भी थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिएगा। और जो घुटने और पाँव के दरमियान जो मसला है मेरा रनिंग के दरमियान जो मुझे पेन फील होता है, इस हवाले से भी मुझे रहनुमाई कीजिएगा। ठीक, जी बिल्कुल। आप बहुत शुक्रिया। ये है कि जो घुटने और पाँव के दरमियान जो आपकी जो लेग बोन है, जो टिबिया है, उसमें अगर दर्द होता है और भागने से हो रहा है, और अगर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है या भी आपने रिसेंटली रनिंग स्टार्ट की है, तो एक कंडीशन है जिसको कहते हैं शिन स्प्लिंट्स। तो इसमें शिन स्प्लिंट्स हो सकते हैं या दोनों में स्ट्रेस फ्रैक्चर अक्सर नहीं होता, या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपके रीजन में जो भी ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो कोई क्वालिफाइड है, उनसे बिल्कुल देखें। एक तो एक्सरे करा लें टू स्टार्ट विद, और उसके बाद अगर फर्स्ट करें क्लिनिकल सस्पिशन हो शिन स्प्लिंट्स की या स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की, तो हमें उसमें एमआरआई कराना चाहिए। एमआरआई में हमें क्लियरली जो है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स या उनका पता चल अच्छा जाता डॉक्टर है। साहब, थोड़ा सा ये फ्रैक्चर्स का फ़र्क भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या है और स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है और फुल फ्रैक्चर क्या है। तो कौन कौन सा फ्रैक्चर और वो कैसे प्रेजेंट करता है और उसकी कैसे मैनेजमेंट डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर? मतलब कुछ तो सिर्फ स्प्लिंट से ठीक हो जाते हैं, कुछ में आपको स्क्रू वगैरह डालना पड़ता है, कुछ में पूरा का पूरा कास्ट होता है। तो ये फ़र्क भी बता दीजिए। देखिए, एक तो एक्सीडेंट वगैरह हो या बंदा गिरे, एक ऑब्वियस बोन फ्रैक्चर जो सामने एक्सरे पे नज़र आ जाता है, और अगर बोन डिस्प्लेस्ड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको हमें मैनिपुलेट करके अगर पोजीशन हम उसकी मेंटेन कर सकें तो हम प्लास्टर लगा देते हैं 4 से 6 हफ्ते के लिए, वो ठीक हो जाता है। अगर जो फ्रैक्चर जोड़ के करीब होता है, जॉइंट के करीब होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसको हम ऑपरेट करके किसी तरह की फिक्सेशन लगाएं, चाहे प्लेट लगाएं, चाहे कुछ वायर्स डालें, चाहे कुछ और तरह की फिक्सेशन होती है वो करें। और हेयर लाइन फ्रैक्चर्स वो होते हैं कि अगर चोट लगे और फ्रैक्चर सिर्फ हमें लगे कि ये एक बारीक सी लाइन है और हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उसको ऑपरेट नहीं करते। उसको प्लास्टर कास्ट 4 to 6 वीक्स जो है ना, 6 वीक्स ऑर्थोपेडिक्स का एक लैंडमार्क है कि हम इसमें इतना प्लास्टर लगा के उसको ठीक कर देते हैं। तो ये उसकी है। जो इस स्कॉलर ने मुझसे पूछा था, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है वो अक्सर आपकी अनयूजुअल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल जैसे कोई आप अचानक ही जैसे मैंने पहले कहा था कि आप कहते हैं कि मैं रेस लगाना शुरू कर दूं और फिटनेस को ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करते, तो उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आ सकते हैं। या ये जो आर्मी में होता है कि ये लॉन्ग परेड्स करते हैं, उनके पाँव की हड्डियों में वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आ सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एक्सेसिव जो लोडिंग हो रही होती है बोन की, उसकी वजह से होता है। अच्छा, तो प्रिपेयर्ड नहीं होता, वार्म नहीं। जी, अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी मदर हैं, 75 इयर्स उनकी एज है, और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है। मतलब उनके दोनों नीज में दर्द होता है और उनके वन ऑफ द शोल्डर उसमें दर्द होता है। जी जी। तो अभी तक वो कोई मेडिसिन यूज नहीं करती हैं क्योंकि हार्ट की मेडिकेशन वो ऑलरेडी यूज कर रही हैं। ठीक है। तो आइदर उसके लिए कोई वो मेडिसिन यूज कर सकती हैं या स्पेसिफिक कोई खुराक ले सकती हैं। ठीक है जी, मैं आगे बहुत मेंशन शुक्रिया, कर चुका thank you। हूँ कि आर्थराइटिस ओल्ड एज प्रॉब्लम है। मेडिसिन भी मेंशन कर चुका हूँ कि कौन सी लेनी चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपने सप्लीमेंट्स हमने तो मेंशन की सब लोगों को, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्राइटिन, वो भी। अच्छा, आपने जब पेन किलर्स का, तो क्या उसमें कुछ बेटर हैं? जैसे डिक्लोफेनाक ज़्यादा जानी चाहिए, या आपने कहा ओपियोइड बेस्ड ट्रामाडोल वगैरह आपने कहा, लेकिन कौन सी जो है वो सेफ़ हैं? मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी में एनासेड सेफ़ हैं या एसिटामिनोफेन, पैनाडोल सेफ है? कौन सी पेन किलर्स लें या कौन सी चीज़ अप्लाई कर सके? और एक्सरसाइजेस तो जैसे आपने मेंशन किया वो तो वो करेंगे। ये जो डिक्लोफेनाक है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड एज में मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटिक्स भी होते हैं। ठीक है। तो अगर फॉर लॉन्ग टर्म आप लेंगे तो आपके रीनल फंक्शंस डिटेरिएट करेंगे, आपको किडनी ख़राब हो सकता है। तो उस सूरत में ऑफ एंड ऑन डिक्लोरैन की गोली लेना, कोई इस तरह डिक्लोफेनिक सॉल्ट की कोई गोली लेना इज़ फाइन। अगर आर्थराइटिस इतना ख़राब है कि आपको रोज़ाना दवाई लेनी पड़ती है, तो आप उसमें जैसे मैंने कहा ट्रामाडोल की प्रिपरेशंस हैं वो लें और साथ पैनाडोल लें। ये मेरा अपना वो है, क्योंकि इसमें जो मेरी यूके की प्रैक्टिस है वहाँ पे हमें सिर्फ एज सच आर्थराइटिस को ट्रीट नहीं करना होता, पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करना होता है। और उसकी पेशेंट की वेल बीइंग के लिए कि अगर हम प्रोलॉन्ग्ड अगर किसी पेशेंट को डिक्लोफेनिक दे रहे हैं और उसको रीनल फेलियर हो जाता है, तो दैट इज़ अ बिगर डिजास्टर।
ठीक है। और इसी तरह पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो वो जाती है, एनासिड से हो तो जाती है, इससे भी एस्पिरिन तो वगैरह से। पेशेंट का हमें केयर करनी चाहिए। ठीक तो इवेंचुअली ये पेशेंट केयर की बात है। इनकी वालदा जिन्होंने क्वेश्चन पूछे, शी 75, शी शुड बी असेस्ड कि For इनके knee घुटनों के replacement? एक्सरेज हों और देखा जाए कि कितने ख़राब हैं, और उस लिहाज से फिजियोथेरेपी हो। पेन ठीक है। किलर्स अभी हमने बता दिए हैं, और अगर इस एज पे उनके घुटने ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, ठीक है। तो इस स्टेज पे अगर उनकी नी रिप्लेसमेंट की जाए तो इट विल लास्ट फॉर 15 to 20 years। दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू नो कि नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली है, मुमकिन है, तो आप क्यों सफरिंग में रहें। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैडम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी और मैडम मेरी एज जो है तकरीबन 49 है। जी। ठीक है, और आपका प्रोग्राम में देखते रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह पाक आपके प्रोग्राम के इसी तरह चलता रहे। अच्छा, मेरा सवाल ये है, तकरीबन 1.5 साल या पूरे 2 साल हुआ है मुझे कि मेरे बड़े भाई की बेटी का इंतकाल हुआ है। तो मैं उन दिनों में तकरीबन 1 महीने तक हॉस्पिटल में वर्किंग करता रहा, यानी कि एज ए Okay, अटेंडेंट। ठीक है। तो मैं वहाँ बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहता था, जी बहुत देर तक, यानी 5-5, 6-6 घंटे तक मैं खड़ा रहता था। ठीक उसके है। बाद से ये हुआ है कि उस वक्त से लेके आज तकरीबन 1.5 पौने 2 साल हो गया, तो मेरे उल्टे पैर का पीछे हिप से लेके नीचे तक एक दर्द मुझे होता है, और वो उस वक्त होता है जब मैं या तो खड़ा रहूं बहुत देर तक या बहुत स्लो स्लो चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हफ्ते में 5 दिन तेज वॉक करता हूँ, अच्छा। पार्क में जाके 40 to 45 मिनट्स। ठीक ये तेज कदमों से चलने से नहीं होता। स्लो चलने से जब होता मैं है। हाँ, जब मैं खड़ा रहूं काफी देर तक अच्छा। या तो बहुत ठीक स्लो स्लो चलूं, ये तब मेरा दर्द होता है, और ऊपर से शुरू होता है, आस्ते 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 नीचे नीचे तक चलता रहता है, बहुत शदीद होता है ये। अच्छा ठीक है, आप ये- आंसर सुनिए ज़रूर। जी जी, ये इनका जो है, इनको जो सिम्टम्स हैं वो शाइटिक नर्व इरिटेशन के अर्कुन निसा सिम्टम्स हैं। अर्कुन निसा इसे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें इसको अर्कुन अर्कुन निसा निसा क्यों कहते हैं, कहते हैं, जी। लेकिन शाइटिक नर्व है, उसकी जी। इरिटेशन होती है, चाहे डिस्क किसी की स्लिप हो या कभी मसल्स जो वीक हों, कोर मसल्स जो हैं बैक ठीक के, तो उसमें जो नर्व, जो स्पाइनल नर्व्स एग्जिट कर रही होती हैं, तो उन पे जब प्रेशर होता है तो वो नर्व को इरिटेट करते हैं, और वो पेन बैक में जाता है, बैक तो ऑफ इसलिए बटक जब आप में, बैक खड़े ऑफ होते हैं थाई तो वो में, ज़्यादा होता है। और नीचे लेग तक जाता है। समटाइम वो फुट में भी जाता है, समटाइम्स ये डल एकिंग पेन होता है, और समटाइम्स पिन्स एंड नीडल्स फील होती हैं, समटाइम्स उन्हें लगता है। और इसकी अगर डिस्क ज़्यादा स्लिप हो, स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रही हो, तो आपके पाँव में वीकनेस आ सकती है, कि अच्छा, आपका foot जो drop type भी फुट होता है। ड्रॉप टाइप सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इस लिहाज से, और दूसरा इनको जो इशू हो सकता है, जो कि अनलाइकली है, कि आपका हिप इन्वॉल्व हो, क्योंकि ठीक हिप है। पेन लेग में उस तरह नहीं जाता, ग्रोइन हाँ। से नी तक जा सकता है, या ये रेडिएटिंग पेन होता हाँ। है। तो इन्हें असेसमेंट करानी चाहिए लोकली कराची में किसी भी एक तो अपनी बैक के एक्सरेज करा लें, ठीक है। दूसरा अगर ये अभी भी लो बैक स्ट्रेचेस शुरू कर दें और साथ फिजियोथेरेपी के पास जाएं या खुद करें। असल में तो आपने खुद वर्कअप करना है, तो लो बैक के 4-5 स्ट्रेचेस होते हैं, वो करें और उसको कंटिन्यू रखें, तो ये बेहतर हो जाएगा। इसी तरह कोर ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें जो बैक के मसल्स, लो बैक के, पैरास्पाइनल मसल्स और फ्रंट ऑफ एब्डोमेन के मसल्स और थाई और बैक ऑफ थाई के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपके ये दर्द ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें मोरों का मसला होता है, मोरों के बीच में स्पेस आ जाती है, नर्व कंप्रेस हो रही होती है कहीं ना कहीं की, जैसे आपने कहा सुइयां चुभना, नम हो जाना, सुन्न हो जाना, गिर जाना, वो सारा कुछ होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग कतराते हैं सर्जरी से, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो डीकम्प्रेशन हो, या सारा कुछ, और वो सर्जरी की तरफ नहीं जाते और पेन किलर्स पे ही रहते हैं। तो थोड़ा सा आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरह सर्जरी के नुकसानात नहीं हैं, और अगर आप कैंडिडेट हैं तो सर्जरी करा लेना बेहतर है? कितना अरसा लगता है सर्जरी से रिकवर होने में? डाउन टाइम क्या है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और ना कराने के क्या कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें हमारे इन जनरल, क्योंकि मैंने अराउंड 17 ईयर्स यूके में मैंने ट्रेनिंग भी की, प्रैक्टिस भी की, और मैं वापस आया हूँ, तो जो सबसे फीडबैक मिलता है कि लोग अक्सर डरते हैं सर्जरी कराने से, एंड दे हैव देयर ओन रीजंस। एक रीज़न तो ये है कि हमारे फैमिली में फ़लाँ ने नी रिप्लेसमेंट कराया तो उसके बाद वो चल ही नहीं सका, और फ़लाँ ने हिप रिप्लेसमेंट कराया तो चल ही नहीं सका। बीइंग अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मैं ये बताऊंगा कि जो किसी भी शहर में हो, आप जिससे सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा तो देख लें कि उसने ट्रेनिंग की है, नहीं की है, Exactly. उसने कहाँ से ट्रेनिंग की है। आप अपने सर्जन से एक बहुत मेजर सर्जरी कराना चाहते हैं,
और ये भी देख लें कि वो सर्जन खुद सर्जरी करते हैं या नहीं करते। बहुत से सर्जन खुद सर्जरी नहीं करते। आप किसी प्रोफेसर साहब के पास चले जाएंगे, पता चलेगा प्रोफेसर साहब वो किसी ट्रेनी को कह देंगे, कोई उन्होंने 2 बंदे रखे होंगे और वो सर्जरी कर देंगे। ने तो अब तक वो मिला भी नहीं था, आपको पता ही, उससे पूछा कि आप उनसे मिले, उन्होंने कहा नहीं मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई अब तक। तो इस तरह के भी अब ये पेशेंट की तरफ भी है कि वो खुद इस चीज़ को देखें। और दूसरा नी रिप्लेसमेंट है। अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं नी, हिप और शोल्डर तीनों जॉइंट रिप्लेस करता हूँ, तो मैंने इसमें फेलोशिप्स की हैं। मैंने इंग्लैंड में 1 साल पूरा जो लोअर लिम्ब की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और स्पोर्ट सर्जरी उसमें फेलोशिप अपने FRCS के बाद की है। तो ये किसी भी सर्जन जिसने अच्छी ट्रेनिंग की होगी उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन्हें। जो सर्जरी की बात है, तो सर्जरी यूजुअली जो मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ ये नॉर्मली 45-50 मिनट्स में ये हो जाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे लगते हैं। ठीक होने के लिए यूजुअली हॉस्पिटल में मैं 4 दिन पेशेंट को रखता हूँ, अगले दिन मोबिलाइज करा देता हूँ, फिजियोथेरेपी उनकी होती है, वो चलना शुरू कर देते हैं फ्रेम के साथ। 2 हफ्ते में उनका जख्म ठीक हो जाता है और स्टिचेस आउट हो जाते हैं। 4 हफ्ते में वो इंडिपेंडेंटली मोबाइल होते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। जी अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बोलिए जाहिद साहब। जी मेरे ये जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो सबसे छोटी उंगली के साथ जो सेकंड उंगली है उसमें शदीद उसके जोड़ में दर्द है। हाथ पूरा काम करता है, उंगलियां हिलती हैं, लेकिन उसके मसल में बहुत शदीद दर्द है। मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया भी था और उसमें उन्होंने बताया कि आपके मसल में कोई इशू है, तो उसके लिए उन्होंने हमको मेडिसिन दी थी। जी लेकिन वो दर्द जरा सा भी कहीं कोई चीज लगती है तो बहुत शदीद पेन होता है। आप लेफ्ट हाथ में कह रहे हैं? जी लेफ्ट हाथ के छोटी उंगली के साथ जो सेकंड उंगली है। अच्छा, सेकंड रिंग फिंगर में उनको होता है दर्द। और वैसे रिस्ट ठीक है आपकी? कलाई सही मूव करती है? कलाई में दर्द नहीं है? पूरा हाथ हिलता है, काम करता है, उंगलियां सारी काम कर रही हैं, बस एक उंगली में खिंचाव है। आप डायबिटिक हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ना बीपी है ना। और दूसरा, आप जब मुट्ठी बना के उंगली खोलते हैं तो आपकी ऐसा तो नहीं होता कि पता चलता है कि आपकी उंगली अटक जाती है, सीधे होते हुए दर्द होता है? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल होता। नहीं, उंगली बिल्कुल सही काम कर रही है, लेकिन अगर लेफ्ट राइट करूँ ना तो बहुत शदीद पेन होता है। अच्छा, तो इसमें यह है कि 2 बातें। एक तो जो कंडीशन होती है जिसे हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं, कई बार जो हाथ के इधर पुलिस बनी होती हैं, तो उन पुलिस में एक जो टेंडन जा रहे होते हैं उंगलियों में जो हमारी मुट्ठी को बंद और खोलते हैं, तो वो वहाँ पे नोड्यूल बनना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कई बार वो आप फिस्ट बनाएं और उसको खोलें हाथ को, तो वो अटक भी जाता है, कुछ लोगों की फिंगर ब्लॉक हो जाती है या इनका कोई टेंडन इरिटेट होगा। तो इन दोनों कंडीशंस में अगर इनकी ब्लॉकिंग नहीं हो रही तो यू जस्ट नीड टू डू सम मसाज। इसकी कोई थोड़ा सा मसाज करें, कोई पेन किलर कोई भी खा लें, पेन किलर मोस्ट ऑफ देम जो उनका सॉल्ट होता है वो सेम होता है, तो वो करें और इससे बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये जो नर्व एंट्रैपमेंट होती है, जैसे बहुत लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम भी होता है जब रिस्ट में भी दर्द होने लगती है, जैसे आपने कहा इनको ट्रिगर फिंगर है, तो इसका जो छोटा सा वो रिलीज का ऑपरेशन होता है उसका भी थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि लोग जैसे सफ़र करते ही रहते हैं घुटने के दर्द से, बैक के दर्द से, इन सारी दर्दों से, और उसका ऑपरेशन या इंटरवेंशन या छोटा सा प्रोसीजर नहीं कराते। और जब हम प्रोसीजर्स की बात करें तो आर्थ्रोस्कोपी की बात ज़रूर करें, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि हर घुटने का दर्द या हर शोल्डर के दर्द को एज सच रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती, कभी कभी कोई आर्थ्रोस्कोपी से भी हो जाता है, और वो क्या होती है वो भी एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। आर्थ्रोस्कोपी यूजुअली हम स्पोर्ट सर्जरी में ज़्यादातर वो करते हैं और बड़ा कॉमन प्रोसीजर है। घुटने यंग एज में जितनी भी घुटने की चोट होगी या कंधे की कोई चोट होगी, उसमें नी के अंदर और या शोल्डर के अंदर कुछ टेंडन्स होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं और बाकी कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे अगर पहले हम नी की बात करें तो मेनिस्कस 2 सी शेप्ड रिंग पड़े होते हैं घुटने में, जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसी तरह एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है जो नी को स्टेबिलिटी देता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। तो ये अगर स्ट्रक्चर्स, चाहे आपको कोई स्पोर्ट्स करते हुए इंजर्ड हो जाएं या आप वैसे भागें इंजर्ड हो जाएं या आप गिरें और नी ट्विस्ट हो गया तो इंजर्ड हो गए, तो इनका इलाज, पहली तो चीज़ ये है कि इसको ज़रूर असेसमेंट करानी चाहिए, और इसकी असेसमेंट में इनिशली एक्सरेज या फिर हम MRI करते हैं, और अगर जो इंजरी है उसके मुताबिक इलाज है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेनिस्कल टियर है और मेनिस्कल टियर आपका पेनफुल रहेगा अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे, तो वो चंद महीने नहीं चंद साल भी रहेगा
और दूसरा आपका नी का बायोमैकेनिक्स ख़राब हो जाएगा। उससे ये होगा कि आपके कार्टिलेज का जो है, आप एक साइड पे वज़न कम डालना शुरू कर देंगे, दूसरी साइड का कार्टिलेज वेयर होना शुरू हो जाएगा और आर्थराइटिस ओवर द ईयर्स आपको आर्थराइटिस जल्दी होगा। तो जो हम आर्थ्रोस्कोपी से उसका इलाज करते हैं तो उसमें 2-3 छोटे छोटे होल के ज़रिए कैमरे से इलाज करते हैं। एक पोर्टल से हम कैमरा डालते हैं, दूसरे पोर्टल से हम इंस्ट्रूमेंट से जो भी हमने ट्रीटमेंट करनी होती है करते हैं। इसको कुछ लोग वो कहते हैं लेज़र से इलाज। अब मेरे मरीजों ने आके, मैंने कहा लेज़र से ऐसा कोई इलाज नहीं होता। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा लेज़र से इलाज करें। घुटने में लेज़र से ऐसा कोई इलाज नहीं अच्छा, एक्चुअली डॉक्टर साहब वो इसलिए भी कहते हैं, उस पर मैं आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। जी पूछिए। जी मैडम, मैं लाहौर से बात करूँ, मेरा नाम मोहम्मद अली है। जी। आज से 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। तो मेरे नी में फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके मसल कुछ डैमेज हो गए हुए हैं। ठीक है। मैं अब रनिंग नहीं कर सकता, मैं भागूं तो मेरी जो हड्डी है वो मूव हो जाती है अपनी जगह से। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि मैं इसको कैसे रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नमाज भी पढ़ सकता बैठ और रनिंग नहीं मैं कर सकता, ऐसी कई एक्टिविटी। एज क्या है आपकी? पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एज, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 28 साल है। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 28 साल के एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से वो नहीं मूव कर पा रहे अपनी नी और अपने मसल सही तरह से। देखिए मसल इंजरी, अब जैसे इन्होंने कॉल की है तो जहाँ से भी हैं इन्होंने लोकली लाहौर से किसी लोकल सर्जन को दिखाया होगा। जो मसल इंजरी होती है एक्सीडेंट के बाद हो या कोई भी मसल टेयर हो, तो उसमें 4 to 6 वीक्स आप एक्सपेक्ट करें कि वो ठीक होते हुए लगेगा। और उसमें जेंटल एक्सरसाइज होती हैं, फिजियोथेरेपीज होती हैं। समटाइम्स हमें कोई जो टेंडन्स वगैरह जब इंजर्ड होते हैं उन्हें रिपेयर करना पड़ता है। तो आई होप कि अपने लोकली किसी अच्छे सर्जन के पास गए हों और असेसमेंट कराई हो, क्योंकि अगर तो टेंडन डैमेज है, टेंडन एवल्स हो गया है, उखड़ गया है या दरमियान से टूट गया है, तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो बेसिकली सिर्फ हड्डी नहीं होती जो एक दूसरे के ऊपर से हट जाए या टूट जाए, बल्कि उसको जोड़ने वाली टेंडन और लिगामेंट का भी। देखिए मसल्स जो है, हमें जैसे हमें मसल्स का पता है, तो मसल्स जाके बोन के साथ कुछ डायरेक्टली भी अटैच्ड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मसल्स उनके एंड पे वो वाइट शाइनी टेंडन के जरिए अटैच होते हैं। अच्छा। और वो टेंडन ही एज सच, वो जब कोई भी हम मूवमेंट करते हैं तो उस टेंडन हैज टू मूव द बोन एंड द जॉइंट्स। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि अगर उसकी फ़र्ज़ करें डिस्ट्रप्शन हो गई है तो उसको रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर इन जनरल उन्हें कोई मसल्स ट्रॉमा हुआ है या स्प्रेन हुआ है या कोई मसल्स के टेयर्स हैं, तो इट विल टेक गुड 4 to 6 वीक्स टू रिकवर। आइस पैक्स लगाएं। 1.5 साल पहले हुआ था, 1.5 साल पहले हुआ और अभी तक तकलीफ हो रही है। उन्होंने फिर अभी प्रॉपर असेसमेंट नहीं कराई, अपने नीज के एक्सरेज कराएं, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, फिक्स करा लें और फिर देखें कि क्या इंजरी है, उसके मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ आपने बहुत क्लियर करनी है कि आपने जैसे कहा कि कोई भी लेज़र से इलाज नहीं होता, तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं आजकल कि हमारे पास कोल्ड लेज़र है या हम शुआएं देते रहेंगे तो वो रिपेयर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों के जहन में ये क्लियर करेंगे कि वो, और बहुत सारे लोग जो कुछ स्टेम सेल कहते हैं कि हम स्टेम सेल लगा रहे हैं, हम PRP कर रहे हैं, हम ड्राई नीडलिंग कर रहे हैं, ये सारी थेरेपीज जो हैं एज सच जो आजकल बहुत फेमस हैं इन द मार्केट एंड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आर एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन देम, तो ये क्या सही है, नहीं है? देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने 17 ईयर्स यूके में प्रैक्टिस की है, तो वहाँ पे ऐसा कोई लेज़र थेरेपी और कोई ऐसी चीज़ मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। जो कुछ फिजियोथेरेपिस्ट वाले अल्ट्रासाउंड यूज़ कर लेते हैं, वो एक अलग है कि मसल्स का ये वो। तो यहाँ पे एज अ जो बिजनेस लोगों ने शुरू किया हुआ कि लेज़र से सब ठीक हो जाएगा, आई डोंट बिलीव इन इट। ये ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ स्टेम सेल थेरेपी अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी अभी तक कहीं पे भी FDA अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट नहीं है। लोग वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, वो कुछ लोग यहाँ पे बताते हैं जी FDA अप्रूव्ड है और FDA अप्रूव्ड फॉर रिसर्च है, और वो यहाँ पे लोगों वहाँ जहाँ पे वो पता नहीं हो सकता है एनिमल्स पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या किस तरह कर रहे हो, यहाँ पे या रिक्रूट करके जो लोग कुछ वॉलंटियर्स होते हैं रिसर्च में, अगर यहाँ पे तो वो लोगों से बहुत बड़ी बड़ी कीमत लेके उनकी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल 35-35 लाख लेकर कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज थिंग्स। और ख़ास तौर पे अगर जैसे ये अक्सर मैं अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से बात करूं कि अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 आर्थराइटिस है, अगर अपनी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं और डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं देते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। कौन साहब कहाँ से? जी मैम, मैं सूबेदार गयास बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी मैम, मेरी वाइफ का इशू ये है कि
मेरी वाइफ की जो लेफ्ट और राइट साइड जो ऊपर लिप है, इसमें शदीद किस्म की प्रॉब्लम है। दाएं बाएं ये टर्निंग में भी इसको मसला होता है। अच्छा। और कंधों में भी तकलीफ है। और इसका बेडली इफेक्ट ये होता है कि फिर ये इसके जो मोरे हैं वहां भी तकलीफ शुरू हुई, और इसकी जो लेफ्ट साइड एक टांग है ना, उसके अंदर भी प्रॉब्लम रहती है नीचे पांव तक। ठीक है। तो ये एक काइंडली इशू हमने बड़े मतलब कि मैंने आर्मी के थ्रू भी इलाज किया और सिविल डॉक्टरों से भी, लेकिन वो मतलब पहले स्टेबल हो गई थी जी, लेकिन अभी फिर वो डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा। अभी जो भी दवाई खाती है वो स्टेबल नहीं होती है। और उम्र क्या है उनकी? 40 ईयर्स। 40। और शुगर वगैरह कुछ है उन्हें? कोई भी नहीं, शुगर भी नहीं है। ठीक है। देखिए इसमें अगर बात आप उनसे करेंगी ना तो ये वो लेटी हुए हैं, बात करवा दो, बात करें। जी, कोई सवाल पूछना चाहेंगे उनसे? वो खुद बात कर रही हैं जी, जो अगर इन्होंने जैसे सूबेदार रिटायर्ड है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि इन्होंने CMH भी विजिट किया होगा, वहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं, और इनको अगर सारी बॉडी में पेन हो रहे हैं, शोल्डर्स में भी हैं, बैक में भी हैं, लेग्स में भी हैं, तो लाइकलीहुड है कि कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो, कोई जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या फाइब्रोमाइल्जियाज होते हैं, इस तरह के दर्द होते हैं। तो इसमें भी एक कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चाहिए होती है। ये आर्थराइटिस जो है ये वेयर एंड टियर नहीं है, ये एक डिजीज प्रोसेस है। बिल्कुल, और इसमें ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, तो जिसमें आप यहाँ पे रेमेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनको दिखाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली आपको कोई ना कोई इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स दे रहे होते हैं और साथ लो डोज स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। ठीक है। और इन पेशेंट्स को भी अगर 40s में हैं तो अपना ख्याल रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वेट रिड्यूस इनके लिए भी ज़रूरी है। इन जनरल हेल्थ एडवाइस इनके लिए भी वही है। तो ये जो बार बार दर्द, अभी भी इनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि अभी दवाइयाँ ली, ठीक हो गए, फिर छोड़ दी, तो अक्सर छोड़ देते हैं पेशेंट, सारी उम्र नहीं खाते, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं करते। हमारे कोई पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करते, उनको बहुत लग्जरी समझा जाता है, ज़्यादा वो समझते हैं कि बस हम गोली खाएं और ठीक हो जाएं। ये क्विक फिक्स तो नहीं है। तो बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उम्र के साथ होने वाला वेयर एंड टेयर होता है, लेकिन बहुत सारी और कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, सोराइटिक आर्थराइटिस भी है, जो सोराइसिस के साथ, चंबल के साथ एसोसिएटेड होता है। बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर उसको इन्वेस्टिगेट करा के उसका इलाज जो है स्पेसिफिकली कराएं। अब डॉक्टर साहब एक और चीज़ बोल देते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जाता है, दालें खाई जाती है, और यूरिक एसिड बहुत बड़ा होता है। तो यूरिक एसिड के भी गाउट का भी प्रॉब्लम बहुत होता है, और उससे भी उनका जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, वो भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बहुत लोग इससे भी कंफ्यूज कर लेते हैं। पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद अफसर बात कर रहा हूँ जी। अहमदाबाद। जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल मेरा ये है कि मैंने सर्जरी करवाई थी इसकी घुटने की ना। जी जी जी, तकरीबन ये मैंने करवाई थी, ये 6 महीने हो गए मेरे इसके ना, तो अभी 90 डिग्री पे आके ये रुका हुआ है, 90 डिग्री से आगे बैंड नहीं हो रहा। ओह अच्छा जी। देखिए, घुटने की सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, और 90 डिग्री 6 महीने बाद अगर बेंड नहीं हो रहा तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपने फिजियोथेरेपी और मेहनत ना की हो, क्योंकि जो मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ तो 2 हफ्ते बाद मेरा पेशेंट जो है वो 120-130 तक वो नी बेंड कर लेते हैं। उन्हें मैं मेहनत हॉस्पिटल में भी कराता हूँ, घर में भी फिजियोथेरेपी कराते हैं, पूरा गाइड करता हूँ। तो अगर ये आपने नहीं किया तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हम जो बोन कट्स होते हैं, नी रिप्लेसमेंट के लिए बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए होती है। इसमें हम ख़ास तौर पे जो मेजर डिसेक्शन करते हैं, जो बोन के जो मुख्तलिफ कट्स होते हैं उनको काफ़ी मेजर करके करते हैं, ताकि आपका जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गैप है, या दूसरे अल्फाज में घुटने को ऑन टेबल जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं कि दोहरा पूरा हो जाता है, सीधा पूरा हो जाता है, और टांग जो है वो साइडवेज, उसमें कोई इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। तो ये चीज़ें देखना बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो आई होप कि आपने किसी ट्रेंड सर्जन से कराया हो, तो वो ये 2 वजूहत हो सकती हैं। अभी भी आप ये है कि अगर 6 महीने बाद आप 90 से ज़्यादा बेंड नहीं कर रहे तो आपको दोबारा रिव्यू कराना चाहिए और एक्सरेज कराने चाहिए, और फिजियोथेरेपी पे जो है वो जोर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब आप एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सजेस्ट ये भी करते हैं ना कि जैसे आप पानी के अंदर वाटर एक्सरसाइजेस जो करें, या स्विमिंग करें, या अगर जो लोग बहुत ज़्यादा विगरस फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते वो एक टब के अंदर मूव करें अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो क्या उनका कोई फ़ायदा होता है? देखिए, वो ओल्ड एज के लिए है ना। अच्छा, आप ओल्ड एज के लिए आप पहले भी बता रहे थे, सोच ही ओल्ड एज के लिए है। बेसिकली अगर आप यंग एज में अपने आप को फिट रखेंगे तो आपकी ओल्ड एज ज़्यादा बेहतर गुजरेगी। तो ओल्ड एज के लिए चाहे स्विमिंग पूल में जाके एक्सरसाइजेस करें, या
जिम में जाके एक ट्रेनर ले लें और वो आपको स्ट्रेचेस कराएं। तो लेकिन जो यंग लोग हैं या जो लोग कर सकते हैं, और जिम अगर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, हम सब लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या कोई भी प्रोफेशन है, हम टाइम नहीं निकाल सकते। हाइकिंग वी आर कितना वेरी अच्छा है? बिजी। आप हाइकिंग, रनिंग, वॉकिंग में किसको प्रेफरेंस I don't देंगे? like hiking. हाँ। It gives your knees unnecessary stresses. अच्छा। Uphill, downhill आप जा रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा stresses हैं। तो हाइकिंग is not an ideal exercise. walk, jog और जो running it's good, It's और good. आप soft surfaces हों, hard surfaces पे नहीं हों, ठीक है। और जैसे हम grounds में भागते हैं it's good। ठीक है। और बाकी जो स्पोर्ट्स stretches में कौन से अच्छे हैं, सबसे आइडियल फॉर योर बोन हेल्थ? व्हिच स्पोर्ट्स आर गुड टू प्ले? Which sports? Yeah. देखें, ये तो स्पोर्ट्स तो whichever you like depending upon your age। मैं आपसे पहले क्रिकेट खेलता था, लेकिन अभी अगर मैं क्रिकेट खेलूं तो हफ्ता मुझे जो है वो जिस्म से दर्द नहीं जाते। आई प्ले गोल्फ नाउ। तो वो आपकी एज के लिहाज से और आपकी चॉइस के लिहाज से है कि आप क्या खेलना चाहते हैं। बैडमिंटन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मेरे अपने दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे आर सर्जन्स, और वो अभी भी स्क्वॉश खेलते हैं। चले, स्क्वॉश, बैडमिंटन, ऑल ऑफ इट। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ जी से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, जमील अहमद। जी जी मैंने बात करनी थी कि वो मेरी ना हिप रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने बताई है, दोनों साइड की सर्जरी होनी है। ठीक है। तो मेरी ना आहिस्ता आहिस्ता पेन जो है ना वो घुटनों में जा रही है। जी। तो वो डॉक्टर साहब से पूछना था, ये सर्जरी करवा लूंगे, इसकी कोई मेडिसिन है जिससे ये बेहतर हो सके? आपकी उम्र कितनी है? जी 30 साल है मेरी उम्र। 30 साल है? 30 साल में इनको रिप्लेसमेंट? 30 इयर्स। जरा पूछे इनसे भाई 30 साल में रिप्लेसमेंट क्यों बताया है? आपको डॉक्टर्स ने क्या बताया जी, क्या करवा लें? जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लें? जी दोनों साइड की। कौन से, घुटनों की? नहीं हिप की। हिप की। तो आपको एवीएन हो गया होगा, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया होगा, आपके जो हिप हैं वो उस तरह खराब हो गए होंगे। एमआरआईज कराए होंगे आपने? जी उन्होंने एमआरआई नहीं कराया, एक्सरे में देख के उन्होंने बताया था। इस दर्द को मुझे 4 साल हो गए हैं, तो मैं पेन किलर ही खा रहा हूँ, लेकिन अब घुटनों में जा रही है दर्द बहुत ज्यादा। अच्छा, तो उसका देखें असेसमेंट के लिहाज से ना एमआरआईज ज़रूरी होते हैं। उसमें 2 तरह के काम है। आपकी एज जैसे अराउंड 28-30 है, तो अगर तो जो हिप जॉइंट में जो कूल्हे के जोड़ में जो हेड होता है, जिसको वो गोली कहते हैं हमारे अक्सर इधर, तो अगर वो पूरी तरह डैमेज नहीं हुई तो उसमें हम कोर डिकम्प्रेशंस कर सकते हैं कि हम उसमें ना उसकी, क्योंकि असल में जो हेड पार्ट ऑफ द जॉइंट होता है उसकी बेसिकली ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हो जाती है और वो डेड हो जाता है, जिसको एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। तो उसमें हम कोर डिकम्प्रेशन करके कुछ ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं, रिवैस्कुलरिटी इंप्रूव कर सकते हैं। वो उसके लिए भी एक सर्टेन स्टेज है, अगर उस स्टेज से पहले हम ये कर सकते हैं। अगर उस स्टेज से गुजर जाएं, ये एमआरआई आपको बताता है। जो भी आप किसी भी सर्जन के पास जाएंगे, तो अगर वो हिप सर्जन है, ट्रेंड हिप सर्जन है, तो वो आपसे एमआरआई ज़रूर करवाएगा और फिर वो डिसीजन लेगा। और अगर बिल्कुल समझ लें कि पूरा हेड ही डेड हो गया है और आपको बिल्कुल चलने में मसला है, तो इस स्टेज पे भी डेफिनेटली टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो है वही ऑप्शन होता है। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एवीएन है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जैसे स्मोकर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं कुश्तों के अंदर, या ये जो हकीमी अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन होती हैं, उसके बाद इस कंप्लेंट के साथ आते हैं, तो इसका कोरिलेशन आप थोड़ा सा बता सकते हैं? ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक डिजीज़ है, यंग एज में मोस्टली होती है। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, वो अल्कोहल हैं, जो शराब नोशी है, जो ड्रग्स हैं, उसके अलावा इसमें स्टेरॉइड्स हैं। कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, कभी ट्रीटमेंट के लिए भी मरीजों को स्टेरॉइड्स चाहिए होते हैं, कभी लोग एक्सरसाइज जिम में स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। उसके बाद स्मोकिंग है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ लेस कॉमन है, आई वोंट टॉक अबाउट देम, लेकिन ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। आप इनसे गुरेज कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये डिसेबलिंग कंडीशन है। जैसे अभी पिछले कॉलर ने कहा, ही इज क्वाइट यंग, 30 में अगर आपकी हिप रिप्लेसमेंट होगी और कोई बहुत अच्छा हिप सर्जन भी करेगा तो इट विल लास्ट अराउंड 20 ईयर्स। तो जब वो 50 का होगा पेशेंट, तो वी हैव टू रिवाइज इट, क्योंकि जितने भी जोड़ हैं उनके दरमियान में जो हम आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाते हैं, वो हाईली क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन एक मटेरियल होता है। तो बेसिकली वो रब करके उसका भी वेयर एंड टेयर होता है। तो यूजुअली इट लास्ट्स अराउंड 20 ईयर्स। और अगर जब जॉइंट में लूजनिंग आ जाती है, तो वी हैव टू रिपीट इट, वी हैव टू रिवाइज इट।
जो कि हम रिवीजन सर्जरी करते हैं। तो दैट्स वी थिंक कि हम पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की तरफ या शोल्डर रिप्लेसमेंट की तरफ ना लेके जाएं। अगर वो यंग हैं, वो जितना गुजारा कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं, दे शुड कंटिन्यू विद इट। और अगर लाइफ क्वालिटी, जैसे मेरा ये डिसीजन मेकिंग होती है कि लाइफ क्वालिटी पुअर हो गई है किसी भी जॉइंट के आर्थराइटिस से, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, रात को अगर आपका घुटना आपको 2-3 दफ़ा जगाता है दर्द की वजह से, और आप फर्ज करें 100 गज नहीं चल सकते पेन फ्री, तो देन यू आर अ कैंडिडेट फॉर अ नी रिप्लेसमेंट। अगर आपके एक्सरे में बड़ा बुरा सा आर्थराइटिस नजर आ रहा है और आपको नी में दर्द नहीं है तो यू डोंट नीड अ नी रिप्लेसमेंट। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि दर्द और है। सर्जन्स को भी डिसीजन मेकिंग में हमारे, क्योंकि मैं जैसे यूके में ट्रेंड हूँ तो वहाँ के लिहाज से बात कर रहा हूँ, यहाँ एक्सरे देख के तो लोग स्टेम सेल लगा रहे होते हैं, स्टेम सेल्स ग्रेड 3 ग्रेड 4 में भी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे पास खुद भी पेशेंट आए, आफ्टर 6 महीने वो साथ फिजियोथेरेपी कराते हैं, साथ मोस्ट लाइकली कुछ और भी स्टेरॉइड्स वगैरह भी दे दें जी, तो वो ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, देन दे विल बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन पे रहने की आदत है, जिसकी वजह से पोस्चर उनका बड़ा ख़राब होता है, तो कॉन्स्टेंटली यूं झुकने से जो उनकी गर्दन में मसला होता है, और जिस तरह से आजकल ऑफिस में बैठे होते हैं कंप्यूटर पे, तो पोस्चर का क्या रोल है इसमें भी बता दें। एक लास्ट कॉलर भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? जी मोहम्मद शहबाज बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी पूछिए। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरे मोरों का मसला है और दर्द बहुत ज्यादा होती है मोरों में। ठीक है। और नीचे दर्द टांगों में चली जाती है और टांगें सो जाती हैं, और जब यानी कि अगर 2 मिनट या 3 मिनट फोन लगा लूं, कान के साथ बात करना चाह रहा हूँ तो बाजू सोन हो जाते हैं। ये हालत होती है, दर्द बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सा बैठ जाऊं 20-25 मिनट एक जगह पे तो फिर यानी कि सीधा मैं चल नहीं सकता। ये मसला है मेरा। उम्र बता दें अपनी। उम्र मेरी 39 साल है, 39। चलें जी, ये अभी डॉक्टर साहब अभी यही बात कर रही थी कि ये फ़ोन का इस्तेमाल और इस तरह हमारा ऑड पोस्चर है कि अगर हम गर्दन झुका के सारा दिन बैठे रहें या हम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर में लोग काम करते हैं, तो उनको ये काम करना पड़ता है। तो इसके लिहाज से देखें, अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जो आप प्रोन है किसी ख़ास किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप उसके लिए वर्कअप करें। नेक की स्ट्रेचेस होते हैं, नेक की एक्सरसाइजेज होती हैं, और आप अवॉइड और अपनी जो वर्क वो है उसको भी आप मॉडिफाई कर लें। आप चेयर्स को, आप बैठना या फ़ोन देखना है तो फ़ोन आप सीधा रख के भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप झुके रहें, तो सीधा आपने अपराइट बैठना है। ये सारे पोस्चर्स हैं। और जहाँ तक अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि आपकी जैसे टांगें भी सुन्न होती हैं, आप जब फ़र्ज़ करें आपके बाजू भी सुन्न हो जाते हैं, तो ये देखें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो आपके जो नर्व कंप्रेशंस हैं उसकी वजह से ये होता है। लोअर बैक में आपको, जैसे आप तो नेक का भी कह रहे हैं और लो बैक का भी कह रहे हैं, अगर लो बैक को तो यूजुअली MRI लंबोसेकल स्पाइन से पता चल जाता है कि कई बार डिस्क हिली होती है, वो एक्सरे में डिस्क वगैरह नज़र नहीं आती, तो उसके लिए MRI करना पड़ता है। और अगर आप अपर लिम्स की या बाजुओं की बात करते हैं तो उसमें सी स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन के इश्यूज होते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इनको होम MRI कराना चाहिए। और कोई अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन जिस भी आप शहर में हैं या कोई स्पाइनल सर्जन है उनको दिखा दें, और उस लिहाज से डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन जैसे स्ट्रेचेस हैं, बैक के, लो बैक के स्ट्रेचेस हैं, इसी तरह नेक के स्ट्रेचेस हैं, इनसे जो भी इनको प्रॉब्लम होगा वो ठीक जरूर होंगे। बल्कि उन फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें बताया था कि हम इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अगेंस्ट रेजिस्टेंस इस तरह से किया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमने पोस्चर की बात की कि हम बिल्कुल सीधा बैठे, और दूसरा ये कि आप जब झुकते हैं तो आपने यूं नहीं झुकना, ब्रेक करके झुकना है। फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि आपका गद्दा, आपका तकिया और आपका जूता कैसा है, तो इसके क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने किया है इस पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि आप पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो इन 3 चीज़ों के ख्याल रखते हैं। हाँ, नहीं रखते, इसलिए तो पूछ रही हूँ। ये जो है गद्दा कैसा है, यूजुअली देखें अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप जिस चीज़ से कंफर्टेबल हैं, चाहे आपका तकिया है, जो आप अगर कंफर्टेबल हैं तो इट वॉन्ट कॉज यू एनी प्रॉब्लम। ठीक है। लोग कहते हैं जी मैट्रेस चेंज कर लें, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस रखवा लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो। बहुत ज़्यादा वो हो, आप जिस मैट्रेस पे कंफर्टेबल हैं, जिस पे अच्छी आपको स्लीप आती है वही सही है। कुछ लोग
जैसे स्प्रिंग मैट्रेसेस हैं, फोम मैट्रेस, मुझे फोम मैट्रेसेस अच्छे लगते हैं, आई कांट स्लीप ऑन स्प्रिंग मैट्रेसेस। अच्छा। तो वो पर्सन टू पर्सन आपकी चॉइसेस है, आपकी बॉडी, आप अपनी बॉडी को बेहतर जानते हैं। इसी तरह पिलोज हैं, इसी तरह शूज़ तो वैसे भी कंफर्टेबल होने चाहिए। आपने अगर फ़र्ज़ करें सारा दिन आपने वॉक करनी है, काम करना है, यूर ऑन योर फीट, तो आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। और बाकी और हील्स हेल्दी हैं कि नहीं? हील्स देखें, वो ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, लोगों की ख़वातीन पहनती हैं, आप किसी को मना नहीं कर सकते। और पार्टीज़ में लोग पहनते हैं, तो लेकिन वो सारा दिन नहीं पहनती। तो आई डोंट थिंक इट्स अ डिज़ास्टर्स थिंग टू डू। और इस तरह जो टाइट शूज़ होते हैं लोग वो भी पहनते हैं पार्टीज़ पे। आप मेंस को भी देखते हैं कि आगे से काफ़ी चोंच वाले उन्होंने शूज़ पहने होते हैं, तो दे लाइक इट। तो ये फैशन है, इट्स ऑल अबाउट अ फैशन। लेकिन आप ये अगर लॉन्ग टाइम अगर फ़र्ज़ करें दिन के 8 या 10 घंटे आपको वो शूज़ पहनने पड़ जाएं, तो आपने भी हाई हील्स पहने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनवार कियानी हमारे साथ थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। और आज का टेक होम मैसेज यही है कि भाई हरकत में बरकत है। अपने जॉइंट्स के ख्याल का सबसे ज़्यादा ख्याल आपने रखना है, तो इनको हिलाते रहना है और अच्छी एक्सरसाइज करनी है। महज काम नहीं करना बल्कि प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, तो आपके जॉइंट्स सही रहेंगे और आपको किसी किस्म का दर्द नहीं होगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।